फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने अब खुलेआम उन्हें पद से हटाने की धमकी भी दे दी है और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि लोग दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं, ब्याज दरों को तुरंत कटौती की जरूरत है और अगर दरें नहीं घटी तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। साथ ही ट्रंप ने पॉवेल पर निशाना साधते हुए कहा कि फेड चीफ एक हारे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने सिर्फ बाइडेन की मदद के लिए दरों में कटौती की। आपको बताएं कि 6 से 7 मई को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक होनी है। उससे पहले ट्रंप का पॉवेल पर यह प्रहार क्या संकेत दे रहा है, आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम कर रहे हैं चर्चा और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी। बग्गा सर, मैं चर्चा की शुरुआत इनफैक्ट आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि अमेरिकी फेड से जुड़ा हुआ मसला है। थोड़े इंसाइट्स हमें दीजिए सर, ये लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में, इंटरेस्टिंगली ट्रंप साहब ही लेकर आए थे पॉवेल साहब को। ये बात अलग है कि फिर बाइडेन साहब ने उनको आगे बढ़ाया और अब ट्रंप के लिए खुद ऐसा लग रहा है कि पॉवेल साहब सरदर्द बन गए हैं या वो उनकी आंखों में खटक रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है सर पॉवेल साहब और ट्रंप के बीच में, और क्या प्रेशर में आएंगे पॉवेल साहब? देखिए, ट्रंप ऐसा पर्सनैलिटी है कि वो हर एक चीज किसी और को ब्लेम करेंगे, अपने को नहीं। तो वो अब हेज कर रहे हैं अपना रिस्क कि भाई अगर इकोनॉमी गिरी उनके टैरिफ वॉर्स के कारण, कोई हो जो फॉल गाय रहे। अब ये तय है कि कार्यकाल फेड के गवर्नर का, फेड के चेयरमैन का कार्यकाल कहाँ से आता है। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और सेनेट कंफर्म करता है। उनको आप निकाल सकते हैं मिसकंडक्ट के लिए, ऐसे आप नहीं निकाल सकते। और अगर ट्रंप निकाल देते हैं तो ये पहली बारी होगा हिस्ट्री में, 100 साल का फेड की हिस्ट्री में कि ऐसा हुआ हो। दूसरा, 3 फंक्शंस पावेल लेते हैं। एक, वो फेडरल रिजर्व सिस्टम के चेयरमैन है। दूसरा, 7 गवर्नर्स जो है फेड के, उनमें से एक गवर्नर है वो। और तीसरा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है FOMC, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो कौन से पद से ट्रंप उनको निष्कासित करेंगे, क्योंकि तीनों से निकालना पड़ेगा, तो निकाल सकते हैं। 16 ऐसे रेगुलेटर्स हैं जिनको ट्रंप ने बर्खास्त किया है। वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशी चल रही है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है कि नहीं। तो वो एक 17वां लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रंप कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो कर रहे अभी और देख रहे हैं कहाँ लूप होल्स है। और फेडरल रिजर्व एक्ट में 7 गवर्नर्स के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, चेयरमैन ऑफ फेड के बारे में नहीं बताया गया कि उनका जो 4 साल का कार्यकाल है वो सुरक्षित है। तो ये लूप होल निकाल के ट्रंप शायद उनको बर्खास्त कर सकते हैं और इसी के चलते मार्केट्स थोड़े विचलित थे और हम देख रहे थे सेल ऑफ होते हुए यूएस में। क्विकली सर, मैं इससे पहले कि गर्ग सर के पास जाऊं, अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो सर इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इन्वेस्टर्स ये नहीं सोचेंगे कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर तो फेड को बिल्कुल गवर्नमेंट ही चला रही है, एक तरह से डिक्टेट कर रही है, तो फिर उनके हित, उनका निवेश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो क्या उस पर फर्क नहीं पड़ेगा सर? बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही प्रेशियस, एक नायाब चीज है। तो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस हटानी मतलब कि फिर पॉलिटिशियन ही चला रहे हैं सेंट्रल बैंक को, तो वो बहुत बड़ा एक हानि होगा। और वही कल हमने देखा, डॉलर 3 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया। डॉलर इंडेक्स 98 पे चल रहा है, कहाँ 110 पे था कुछ महीने पहले। और दूसरी बात, यूएस मार्केट गिरे, तो ओवरऑल काफी नेगेटिव रहेगा यूएस का सिस्टम के लिए। डॉलर का करेंसी, डॉलर जो रिजर्व है करेंसी दुनिया भर के लिए, उसके लिए काफी नेगेटिव रहेगा और एक बहुत बड़ा आघात होगा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की इंडिपेंडेंस की तरफ। हमने देखा है टर्की में और बाकी छोटे देशों में ऐसा होता हुआ, और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हुए लोग, और ज़्यादातर करेंसीज गिरते हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी वर्सन हो जाती हैं। यहाँ पे
प्रॉब्लम ये है कि डॉलर दुनिया की करेंसी है, तो ग्लोबल करेंसी डॉलर है, रिजर्व करेंसी, 80% ट्रेड डॉलर में हो रहा है। वहीं पे अगर इंडिपेंडेंस चली गई तो वो बहुत बड़ा आघात दुनिया की इकोनॉमी के लिए हो जाता है। राइट सर। गर्ग सर, अब आपके पास आऊँगा। ये जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है, अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर सच में ट्रम्प साहब ने ऐसा कर दिया तो फिर कहीं एक तरह से, क्योंकि दुनिया में आजकल एक जगह से कोई काम शुरू होता है तो एक तरह से उसकी लहर चल पड़ती है, उसके रेप्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। भारत में फॉर्चुनेटली ऐसा तो साख का सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, पास्ट में हमने देखा है कि कुछ असहमतियां ज़रूर रही हैं उर्जित पटेल साहब के टाइम पर और कुछ और गवर्नर्स के टाइम पर। तो क्या हम कुछ यहाँ से संकेत लें सर कि अगर वहाँ कुछ उथल पुथल हो रहा है तो सारी दुनिया के और ख़ास तौर से बड़ी डेमोक्रेसीज जो हैं वहाँ गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल बैंक्स के रिश्तों पर फिर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाएं सर? देखिए, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की रिलेशनशिप स्पेशली 1971 के बाद जब से डॉलर का गोल्ड के साथ लिंक खत्म हुआ और डॉलर बिकेम द करेंसी और हर देश की करेंसी में फ्लक्चुएटिंग फ्लेक्सिबल करेंसी बनने लगी, तब से ये रिलेशनशिप, और उसके बाद जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम दुनिया भर में आई कि इन्फ्लेशन आप टारगेट कर सकते हैं केवल मॉनेटरी सप्लाई को रोकने के लिए। और इन्फ्लेशन ज़्यादातर ये धारणा रही है कि पॉलिटिशियंस चूँकि बहुत ज़्यादा डेफिसिट चलाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं और उसके कारण से ही इन्फ्लेशन होता है। तो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो टेंस तो है, और सेंट्रल बैंक से ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी गवर्नमेंट अपनी सीमाओं से बाहर जाके प्रोफ्लिगेट बन जाए, ज़्यादा खर्चे करने लगे, मुद्रास्फीति बढ़ जाए उसके कारण से, तो उस समय बैंक्स को ये नियंत्रण सरकार पे लगाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखनी चाहिए, मॉनेटरी सप्लाई को रोकना चाहिए। सो ये एक इनहेरेंट टेंशन है दोनों रिलेशनशिप में। ये इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि ये ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉट सो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इकोनॉमी इसी तरह से चलती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक को देने के साथ में ये रिलेशनशिप काफ़ी इंडिपेंडेंट रहती है, और जो डिक्टेटरशिप की कंट्रीज हैं उसमें सेंट्रल बैंक वो करता है जो गवर्नमेंट करती है, तो वहाँ गवर्नमेंट को खुद ही जिम्मेवार होना पड़ता है। सो अब अगर ये होता है, जिसकी काफ़ी संभावना है, केवल एक इस स्थिति को छोड़ते हुए कि जैसा ट्रंप ने खुद भी कहा कि अब लग रहा है उनको कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। आज IMF के परिणाम भी एस्टिमेट्स भी आए हैं, वो इकोनॉमी स्लो डाउन दुनिया भर में हो रही है, वहाँ अमेरिका में भी हो रही है। आपने सारा देख लिया, स्टॉक एक्सचेंजेस में भी असर क्या हो रहा है, डॉलर पे क्या असर हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमी की हालत वहाँ बिगड़ रही है, उसके लिए कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए। तो अगर ये पावेल जो है वो एक स्केपगॉट या एक ब्लेम करने के लिए रखे जाए, तो उस स्थिति में वो इसको फायर नहीं करेंगे और इसको चलते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये लगता है उनको कि भाई वो जेन्युइनली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सही स्थिति है, तो वो इनको फायर कर देंगे, जैसा कि उनकी आदत है कि और लोगों को फायर किया। सो बाकी दूसरे देशों में दूसरे देश अपने हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पे किस किस्म की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये, और सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस, और वहाँ इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, ये वहाँ पे तय होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रंप ने कर दिया तो बाकी दुनिया में भी होने लग जाए। राइट सर, एब्सोल्युटली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बट बग्गा सर, अब थोड़ा सा इसमें भारत के लिए छान कर निकल कर आते हैं कोई चीज़। भारत के लिए इसमें क्या पर्सपेक्टिव देख रहे हैं सर? हम लोग थोड़े से क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ट्रम्प साहब के बीच में और फेड के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट गहराता है, डॉलर कमज़ोर होगा, तो कुछ हमारे लिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, मार्केट शेयर गेंस के हिसाब से थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर नहीं है तो सर मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। लेकिन जो रिस्क्स आएंगे, इन्फ्लेशन, ट्रेड डिसरप्शंस, फिर उसका क्या? तो हमारे लिए क्या है सर इसमें भारत के लिए?
नहीं, और सबसे पहले मैं कहूँगा सुभाष जी ने बहुत अच्छी तरह कहा ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको एक विपिंग बॉय चाहिए, एक ब्लेम गेम खेलने के लिए चाहिए, और मई 2026 तक कार्यकाल है पॉवेल का, तो ये हिलेंगे नहीं। जैनेट येलन थी जब ये आए थे, तो वो काफी गाली गलौज करते थे जैनेट येलन के साथ, बट उनका पूरा कार्यकाल उन्होंने उनको खत्म करने दिया था, तो लगता नहीं करेंगे। सुभाष जी से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डॉलर वीक है तो इमर्जिंग मार्केट्स को बेनिफिट मिलता है। हमने देखा है पिछले 2 हफ्ते जो इनका लिबरेशन डे सो कॉल्ड 2 अप्रैल के बाद इन्होंने कहा, डॉलर जब गिरा है, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, भारतीय बॉन्ड्स भी खरीदे गए, और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फ्लोज आते हैं। भारत में भी हम पिछले 7 दिनों से देख रहे हैं पॉजिटिव इनफ्लोज आ रहे हैं, और आने शुरू हो गए हैं, एक रिवर्सल हुआ है। तो भारत के लिए पॉजिटिव रहता है वीक डॉलर, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में पैसा घूमने लग जाता है। कितना पैसा आता है वो देखना पड़ेगा। अब जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, यूएस ट्रेजरीज में दीपक जी $29 ट्रिलियन का इशुएंस है, $12 ट्रिलियन उसमें से फॉरेनर्स होल्ड करते हैं। उस मार्केट का टर्नओवर कितना है? दिन का $1 ट्रिलियन का टर्नओवर है। उसमें 20 बिलियन जापानियों ने बेचे, 20 बिलियन किसी और ने बेचे पिछले हफ्ते, और वो मार्केट इतना खराब हो गया था कि ट्रंप को रिवर्सल करना पड़ गया 9 तारीख को। तो वो बहुत अहम मार्केट है, यूएस ट्रेजरी का जो मार्केट है, और ये यूएस अब ऐसे हालात में आ गए हैं कि $4 ट्रिलियन की आमदनी है, $6.5 ट्रिलियन का खर्चा कर रहे हैं, तो $2.5 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट बना के चल रहे हैं हर साल। उसके लिए बोरोइंग चाहिए बहुत जबरदस्त, $36 ट्रिलियन की बोरोइंग ऑलरेडी है, जिसपे 1 ट्रिलियन से ज्यादा वो इंटरेस्ट भर रहे हैं हर साल। तो ऐसे माहौल में डिसफंक्शनल कर देना ट्रेजरी मार्केट को या डॉलर को इनके हित में नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। बट ये है कि किसी को ब्लेम करने के लिए रखना है टारगेट, जिसके ऊपर टारगेट प्रैक्टिस होती रहे। एब्सोल्युटली। तो ट्रम्प यही चाहेंगे कि कल के दिन थोड़ा ऊंच नीच हो गई तो फिर एक पंचिंग बैग तो रहे हमारे सामने, और थोड़ा सा नैरेशन शिफ्ट करने के लिए भी वो चाहेंगे कि पावेल बने रहें। गर्ग सर, अगेन भारत का ही मसला, क्योंकि आरबीआई भी वही फेस करता है, बैलेंसिंग एक्ट सिमिलर टू फेड्स ड्यूअल मैंडेट। सो वहाँ से जो भी हमें संकेत मिलेंगे, दोनों के बीच में जो भी मतभेद गहराएं या ट्रम्प जो भी करें उनको पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते रहें। बट हमारे लिए इसमें क्या होगा सर? आरबीआई के लिए थोड़ा मुश्किलात होंगी आगे? देखिए, 2019 के बाद, 2018 के बाद समझ लीजिए, जब से शक्तिकांत जी ने आरबीआई गवर्नर का काम संभाला था, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में डिफरेंसेस नहीं है। केवल थोड़े दिन को छोड़ के शक्तिकांत के लास्ट टेन्योर में थोड़ा थोड़ा सा टकराव नजर आने लगा था। गवर्नमेंट की अपेक्षा थी कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करिए, और वो ये इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर रहे थे। सो वो इशू भी खत्म हो गया है जब से संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाया है। आई थिंक अब कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का दोनों के बीच में मुझे नजर नहीं आता। तो ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में आने की, और अभी जब ये अमेरिकन ट्रेड वॉर के कारण से अमेरिकन इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो ग्लोबल सप्लाई जो है वो बाकी जगह बढ़ रही है, जिसके कारण से मुझे मेरा तो अपना ये अनुमान है कि बाकी जगह दामों में या इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी। सो जब इन्फ्लेशन में भी गिरावट आ रही हो और फ्लोज भी कोई एडवर्स नहीं होते, क्योंकि इस समय कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा नहीं रहा। सो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के पास भी कोई ऐसा ओकेशन पैदा हो कि जिसमें उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े या और कोई टफ मेजर लेने पड़े, ऐसी स्थिति अभी मुझे अगले कुछ महीने और एक आधे साल तक मुझे नजर नहीं आती। लेकिन अब ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है वो ये है कि अगर आप दुनिया डॉलर असेट्स की जगह कोई और चीज में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि जिस तरह से डॉलर की वैल्यू गिर रही है, जिस तरह से शायद और कई कंट्रीज ये बॉन्ड सेल वगैरह करके वहाँ पे
इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, वहां पे इन्फ्लेशन, दैट इज देयर काउंटर मेजर। तो उस स्थिति में हम हमारे रिजर्व्स जो हैं उसको भी हम कहाँ पे ले जाएंगे? क्या हम यूरोपियन कंट्रीज में ले जाएंगे, या हम जापानीज के पास वापस जाएंगे, या चाइना के तरफ देखेंगे? कि हम अपने रिजर्व अपने पास नहीं ला सकते, वो फॉरेन असेट्स में ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होने। तो वो एक बड़ा सवाल उठेगा अगले कुछ समय में। उस सवाल को कैसे आरबीआई हैंडल करती है, उस सवाल को कैसे गवर्नमेंट हैंडल करती है, उस पर डिपेंड करता है कि कुछ टेंशन पैदा हो सकते हैं। अदरवाइज खतरा नजर नहीं आता। एब्सोल्युटली सर। तो जितने भी टेंशन्स और जितने भी संभावनाएं आप दोनों ने बताई हैं, हमें लगता है कि उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके सॉल्यूशंस के तौर पर जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो मुझे लगता है कि भारतीय इकॉनमी के लिए बहुत क्रूशियल होगा आने वाले कुछ समय में। देखते हैं कि पॉवेल साहब और ट्रम्प साहब का ये जो पूरा विवाद है ये वाकई में और ज़्यादा गहराता है, या फिर ये सिर्फ एक, जैसा कि कहा गया कि सिर्फ एक फेस को आगे रख कर अपने जो किए करे कर्म हैं ट्रम्प साहब के, उसके लिए वो एक बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर। अजय बग्गर सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर।